हमारे साथ हैं नूरुल हुदा, यूथ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल व पूर्व महामंत्री शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। देखिए, आज लोकतंत्र का ये त्यौहार चल रहा है और जमहूरियत के इस त्यौहार में हर समाज जो है अपनी भागीदारी को लेने के लिए, सिस्टम में शामिल होने के लिए, और कुछ समाज जो है जिनका झंडा, जिनका कायद इस्टेब्लिश है, वो अपनी सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स जो हैं असमंजस में हैं कि हम किस राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ रहें, पीस पार्टी के साथ रहें, कि नागरिक एकता पार्टी के साथ रहें, कि एमआईएम के साथ रहें, या सो काल उन सेकुलर पार्टियों के साथ रहें जो हिस्सेदारी देने के नाम पे कतरा रही हैं पर वोट लेने में उनको कोई परहेज नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने यूडीए बनाया और यूडीए बना करके एक मंच पे पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, नागरिक एकता मंच और भी छोटे छोटे शोषित वंचित समाज के लोगों को जोड़ करके एक विकल्प तैयार की है और ये चुनौती दे रही है। लेकिन ऐसे में वैसी साहब को भी न्योता दिया जा रहा है, अभी भी कोशिश जारी है कि वो भी आ जाएं, ताकि जो अखिलेश यादव का ये जो घमंड बोल रहा है, अभी गोंडा में प्रेस वार्ता कर रहे थे अखिलेश यादव जी, और एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वैसी साहब को आप गठबंधन में लेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस पर कोई वार्ता मत करिए, इस पर कोई बात मत करिए, चुप करा दिया पत्रकारों को। या इस तरह से जब भी कहीं सवाल उठता है तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये 8.5% वाले समाजवादी पार्टी के लोग आखिर कौन सा ऐसा कंडा अपना रहे हैं कि जिससे वो बीजेपी को रोकेंगे। सब लोग बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी को कैसे रोकेंगे? आपके पास 8.5% है, जनवादी से आपने गठबंधन किया है, 2% से भी कम है। आपने राजभर से गठबंधन किया है, मुश्किल से 4% से भी कम है। ऐसे में अगर सारा गठबंधन, आप कृष्णा पटेल को आप लिए हैं, उसका चेयरमैन आज आपने बनाया है गठबंधन का, यानी 20% को आप इग्नोर करके, और वो भी उसी की बेटी अनुप्रिया पटेल भाजपा में है, वो कितना समाजवादी को मजबूत कर पाएंगी यूपी के अंदर? एक तरफ आप सीधे सीधे, वहाँ कोई मुस्लिम चेहरा भी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को रोकेगी? अभी ये तमाम गठबंधन के बाद 17% पहुंच रहे हैं और यूपी में सरकार बनाने के लिए कम से कम 28 से 30% वोट चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक तीसरा विकल्प बन करके आई है और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये चाहती है कि जो हमको हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो जो भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वैसी साहब कम्युनल हैं। आज़ादी के बाद जब भी कोई मुस्लिम पार्टी आई है तो उसको कम्युनल बता दिया जाता है, वो उसको कटुआ बता दिया जाता है, उसको जो है कि वोट बांटने की राजनीति बता दी जाती है। लेकिन मैं इस बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुस्लिम इस बात पे, और ख़ास करके नौजवानों में, युवाओं में एक नई सोच, एक नई उमंग एक उभर करके आया है और वो इस बात पे अड़े हैं कि हम अब हिस्सेदारी से कम पे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज देख लीजिए जिस तरीके से दल बदल का खेल जारी है। आज सपा और भाजपा, जो भाजपा से जितने भी नेता निकल रहे हैं वो सीधे समाजवादी का रुख कर रहे हैं। देखिए, सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब भाजपा का ग्राफ जब बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरता है, और जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो भाजपा का ग्राफ गिरता है। यानी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अभी जल्द ही माननीय मुलायम सिंह यादव जो है मिलने गए थे मोहन भागवत से। बार बार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव कम से कम सैकड़ों बार आप देखे होंगे उनके साथ फोटो सोशल मीडिया पे अभी भी टहल रहा है। आप देखिए कि वो जाते हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो करने के लिए उनके यहाँ जाते हैं। यही बात एक बार आजम खां के मुद्दे पे जाकर के मोहन भागवत से मिल लिए होते, आजम खां के मुद्दे पे जाकर योगी से मिल लिए होते और ये कहते कि हमारा ये पाए का नेता है। जैसे कि कहा जाता है कि आजम खां के बिना समाजवादी अधूरा। मुलायम सिंह यादव की मेहनत से रत्ती भर कम आजम खां की मेहनत नहीं है समाजवादी को यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के बुनियादी मुसलमानों का जो सबसे मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश में था, जो 7 बार विधायक, 9 बार विधायक रहे, 1 बार राज्यसभा रहे, इस समय लोकसभा के सांसद हैं,
और वो जेल के सलाखों में सड़ रहे हैं। एक बार भी समाजवादी के लोग हल्ला बोलने का काम नहीं किए, रोड पे उतरने का काम नहीं किए। आज जिस तरीके से रोड पर उतर करके ये उत्पात मचा रहे हैं, हर समस्याओं पे लड़ रहे हैं, कल को अगर ये आजम खां के मुद्दे पे उतरे होते तो आजम खां आज बाहर होते। आजम खां मुद्दा भी नहीं बन पाए इस इलेक्शन में, उनका कहीं कहीं फोटो भी नहीं है। ये मुसलमान अब जो है समाजवादी मंच से भगाए जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं। सैकड़ों ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा कुछ नौजवान, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम का जो नारा लगा रहा है, उनको आजम खां से सीख लेना चाहिए कि जब आजम खां की ये समाजवादी पार्टी नहीं हुई, जो पूरा जो है अपनी जवानी कुर्बान कर दिए, बुढ़ापा बर्बाद कर दिए, और आज इस उम्र में वो जेल के सलाखों में सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, तमाम ऐसे धारा लगे। सिर्फ एक गुनाह है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी कायम कर दिया। सेकेंड सर सैयद का लक़ब आने वाले दिनों में पाने वाले हैं। सिर्फ यही उनकी गुनाह है कि वो अपने समाज के युवाओं को शिक्षित करने के लिए, रोजगार देने के लिए एक अहम काम किया, जिसके वजह से आज उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी की सरकार में वो भी पास नहीं हो रहा था। वो तो अजीज साहब आ गए यहाँ राज्यपाल बन करके कि उनको जो है वो पास कर दिए, नहीं तो ये समाजवादी के लोगों का चला होता तो उसमें भी ये अड़ंगा लगाए ही थे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमको किसी से बैर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी मिले। और योगी जी का जो अभी ये बयान आया है 20 बनाम 80, ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता है। वो संवैधानिक पद पे हैं। अगर यही रवैया रहा तो हम भरपूर ये कोशिश करेंगे कि हम 20% लोग शोषित वंचित समाज को लेकर के, और जो हमको हिस्सेदारी देगा उससे गठबंधन करके बाबा साहब को हम लोग गोरखपुर में घंटा हिलाने के लिए मजबूर कर देंगे 10 मार्च को। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो लोग इस घमंड में हैं, जो समाजवादी ये सोच रही है कि हम 20% मुसलमानों को इग्नोर करके हम सरकार बना लेंगे, तो उनका सपना हम चकनाचूर कर देंगे। इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और देख लीजिए, अभी उन परिवारवाद के नाम पे जब अंजना ओम कश्यप ने जब उनको घेरा, तो वो जो है वो चैनल पे जाने के लिए अपने प्रवक्ताओं को बैन लगा दिया। भाई, विश्व का ये रिकॉर्ड है कि उनके सरकार में 22 लाल बत्ती थी, 22 लाल बत्ती एक परिवार में। और ये समाजवाद की बात करते हैं। 38 लाभान्वित पद पे इनके परिवार के लोग हैं, फुआ, जीजा, बहन, नानी, दादी, काकी, चाची, ये सब मिला करके 38 लाभान्वित पद पे ये लोग हैं। और 22 जो है लाल बत्ती अपने सरकार में ये लोग लेकर के घूमते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, अभी ये नूरुल हुदा नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नहीं कर रही है, ये अमेरिका की एक सर्वे रिपोर्ट बता रही है। तो इसलिए, और बीएसपी का जहाँ तक सवाल है, बीएसपी अगर शोषित वंचित और अपना वोटर्स को अगर इस बार रोकना चाहती है बीएसपी में, तो उसको इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। और मुस्लिमों को अगर समाजवादी अवॉइड कर रही है तो उसको गठबंधन में लेना चाहिए, बुला करके सारी एमआईएम, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, नागरिक एकता पार्टी और जितने भी शोषित वंचित समाज के जो छोटे छोटे दल हैं, आज जो उनको ये बता रही है मीडिया कि ये जो है लड़ाई से एकदम अलग है, आज वो आ जाए गठबंधन में दलित मुस्लिमों का कम्बिनेशन लेकर के। मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष का अहम रोल बीएसपी अदा करेगी। इसलिए, और जो ये सवाल जो पूछा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नागपुर से होते हुए ये दिल्ली वाया करके जो मीडिया के माध्यम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और मथुरा, इस पे जो इर्द गिर्द घूम रही है। चैनलों पे ये चलना चाहिए कि फ्री में दवा कौन देगा, फ्री में इलाज कौन देगा, फ्री में जो है पढ़ाई कौन कराएगा। यहाँ जहाँ चुनाव आना होता है वहाँ कोरोना आ जाता है। ये तो न्यूक्लियर का जो है ये चौथा नियम जैसे लग रहा कि आ गया है। जैसे जैसे जब पढ़ाई बढ़ती है तो जो है कोरोना का क्रम घटता है, और जब कोरोना बढ़ता है तो शिक्षा कम होती जाती है। तो ये अजीब सा माहौल है। ये कोरोना के आड़ में शिक्षा को जो बर्बाद किया जा रहा है, इसको हम नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस इलेक्शन के बाद इस पर एक अलग से मुहिम चलाने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करेगी।